अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर J-31 फिफ्थ जनरेशन फाइटर को प्रोक्योर करने वाला है। इसी के बारे में बात करेंगे और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा और वो इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप सब लोगों को पता होगा कि हमने 2022 के अंदर एक मेजर प्रोक्योरमेंट की थी J-10C की, और उसके पीछे जो रीज़न था वो ऑब्वियसली इंडिया ने कुछ देर पहले राफेल की प्रोक्योरमेंट की थी, तो हम थोड़े डिसएडवांटेजेस में चले गए थे। इस वजह से जो है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कह लें, लेकिन हम लोगों ने जो है वो J-10C को प्रोक्योर कर लिया था। तो चीज़ें जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत लेवल आउट हो गई थी, थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादातर जो है वो लेवल आउट हो गई थी। पाकिस्तान को अभी भी सेंसर्स और लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स में एडवांटेजेस हैं, लेकिन इंडिया भी वहाँ से कोई कम पंच नहीं कैरी करता। राफेल भी काफ़ी एक केपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन अब जो J-31 की एक्विजिशन की जा रही है, इसका काउंटर है इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इट्स सिंपली नथिंग। राफेल जो उनका सबसे बेस्ट इस टाइम पर फाइटर है, वो हमारे जितने भी J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 इनको अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता है, लेकिन जब बात आती है J-31 की, तो उसमें जो है अगर फ्रेंकली कही जाए तो कोई चांस ही नहीं बनता। J-31 की जो कैटेगरी है वो ही अलग है, वो एक बड़ी लीग का एयरक्राफ्ट है, और जब इंशाल्लाह 1-2 साल में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इंडक्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो साउथ एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। तो इंडिया के अंदर जो है वो कल से ही एक पैनिक मोड शुरू हो गया, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि पॉसिबली जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो चाइना में गए हुए हैं J-31 की ट्रेनिंग के लिए। और ये जो पैनिक मोड है इनका बिल्कुल जायज़ है। आपको पता है इनके पास इस टाइम पर 29 स्क्वाड्रन्स है, लेकिन इनके लैंड एरिया के हिसाब से इनके पास मिनिमम 39 स्क्वाड्रन होने चाहिए, तो 10 स्क्वाड्रन ये कम है, मतलब कि 200 एयरक्राफ्ट इनके पास कम है। और ऊपर से चाइना वहां से J-20 का थ्रेट पोज कर रहा है, और पाकिस्तान आने वाले 1 से 2 साल में J-31 इनके दरवाजे पर लाके खड़ा कर देगा। तो इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पर अपनी वर्स्ट कंडीशन और वर्स्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात को मेंटेन करता है, और कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी वो अच्छे ताल्लुकात को मेंटेन करते हैं। इवन दो रशिया के साथ ताल्लुकात में पिछले कुछ दिनों में जो है वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इनको कई जगह पर ड्रॉबैक्स भी देखने पड़े हैं, लेकिन ओवरऑल ये इस कंडीशन में है कि ये Su-57 को प्रोक्योर कर सकते। लेकिन रशिया के केस में क्या मसला आता है, Su-57 जो है उसकी सही तरह सीरियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू नहीं हुई, और रशियन एयरफोर्स खुद के पास जो है वो उनका एक कंप्लीट स्क्वाड्रन भी नहीं है इस टाइम पर। और इन सब चीज़ों को अगर साइड पे भी रख दें तो Su-57 के 5th जनरेशन फाइटर होने को भी कई जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स है वो चैलेंज कर चुके हैं। कई वीडियोस में इसके एयरफ्रेम के ऊपर जो रिवेट्स हैं, जो कि पेच कह सकते हैं जिनको आप, एयरफ्रेम के अंदर लगाए जाते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो जो है वाजिया नजर आते हैं, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में नॉर्मली नहीं होता। ये चीज़ उनके स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और साथ ही साथ जो Su-57 का इंजन है वो स्टेल्दी नहीं है, उसका जो IR सिग्नेचर है वो ज़्यादा है। तो Su-57 को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि ये जो है ये पूरी तरह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, कई मेजर टेक्नोलॉजीज़ को लैक करता है। इनफैक्ट इसको अपने साथ अलहदा से एक टारगेटिंग पॉड कैरी करना पड़ता है एक्सटर्नली, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटरनल EOT सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम। तो पॉड बेसिकली इंटरनल का नुकसान ये है कि दोबारा आपका स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, रेडार सिग्नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो Su-57 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एयरक्राफ्ट है, लेकिन बाकी हर कैटेगरी में, चाहे वो BVR की कैटेगरी हो, चाहे वो मैन्यूवरेबिलिटी की कैटेगरी हो, मैं पर्सनली Su-57 को इन कैटेगरीज में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर मानता हूँ। तो अगर इंडिया को Su-57 प्रोक्योर करना है तो इनको मिनिमम 4 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रीमलाइन होंगी, तो इनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे रशिया की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो पर ईयर 1-2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो रशियन एयरफोर्स में ही जाएंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के ऊपर है। तो दूसरा जो है ऑप्शन इनके पास J-31 को काउंटर करने के लिए है अमेरिकन F-35, लेकिन अगेन उधर भी इश्यूज भरे पड़े हैं। सबसे पहला जो मेन कंसर्न है वो US का सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया के बैकयार्ड में क्योंकि चाइना और रशिया मौजूद हैं, तो अगर ये लोग सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को उधर भेजेंगे तो ये खतरा है कि वो किसी ना किसी तरह जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट तरह की टैक्टिक्स मौजूद हैं। चाइना के पास ऐसे रेडार्स मौजूद हैं कि वो F-35 के रेडार सिग्नेचर को मास्क कर सकते हैं और उसको फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं,
दूसरा जो पॉइंट है जहां पर F-35 की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अमेरिका को इंडिया को लेकर, वो ये हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हनी ट्रैपिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इनके जो पर्सनल हैं वो ट्रेंड नहीं है इन चीज़ों के लिए, आसानी से हनी ट्रैप हो जाते हैं, आसानी से इनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेती हैं फॉरेन एजेंसीज, स्पेशली जो हमारी ISI है या फिर चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। और कल को अगर F-35 आता है तो उसके मुतालिक भी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो हनी ट्रैपिंग के थ्रू लीक की जा सकती है। तो इस तरह के कुछ एक दो जो है सिक्योरिटी कंसर्न जो कि हमने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, लेकिन रियलिटी में कंसर्न्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-35 सेल करेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।